हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग फिजिक्स रिवीजन का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो फिजिक्स क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एरर एनालिसिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर और जो एरर्स एनालिसिस है उससे आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो। तो वो एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो उस टॉपिक को जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद जो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं 2 पार्ट्स डाल चुका हूं, तो मैंने आपको बोला मैं वही कॉन्सेप्ट्स और वही जो क्वेश्चंस है उन्हीं को प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो आपके काम आने वाले हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और फालतू की जितनी थ्योरी वगैरह है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, आपके पास इतना टाइम है। ठीक है, तो मैं ये नहीं है कि एक एक चीज, एक एक लाइन आपको या एक एक थ्योरी जो है वो आपको पढ़ाऊं जिससे हमारा टाइम फालतू का कंज्यूम है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए 20 या 30% एफर्ट कर रहा हूं तो बाकी के एफर्ट जो है वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल टॉपिक रहेगा। इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और बाकी आगे चैप्टर्स में कम कम टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। तो जिसने पहले के 2 टॉपिक्स नहीं देखे तो उसको ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो दोनों टॉपिक जो है जरूर देख लेना। और वो दोनों टॉपिक है, जो वो दोनों वीडियोस हैं, उनको मैंने प्लेलिस्ट में कंपाइल कर रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले जरूर देख लेना। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया जो सच में आपके काम आएंगे और वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे एम्स का, यूपी का, उत्तराखंड का या कोई अदर स्टेट का जैसे राजस्थान या किसी अदर स्टेट का जहां पे आपकी फिजिक्स पूछी जा रही है, 11th और 12th का सिलेबस पूछा जा रहा है, तो आपके लिए ये जो रिवीजन सीरीज है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, और बाकी फ्यूचर में भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी ऑफ एरर्स को पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली एरर्स होते क्या हैं, और एरर से जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और बच्चों को पता नहीं क्यों एरर से बहुत ज्यादा डर लगता है कई बार। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अजीब तरीके से करनी पड़ती है। ठीक है, पर कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, तो सभी चीजों को हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ एरर है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एरर होता क्या है। ठीक है, और हम लोग इसमें जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखो, अभी इस वाले पार्ट में जो है मैंने खुद से लिखकर नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मुझे बने बनाए नोट्स ऑनलाइन मिल गए अच्छे वाले। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसी से जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए मैंने वो चीजें नहीं लिखी। अदरवाइज अगर मुझे नीड लगती तो मैं उसे लिख भी लेता। तो यहाँ पर जो है पहले बात करते हैं कि एरर होता क्या है। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनी मेजरमेंट विल कंटेन सम अनसर्टेनिटी, सच एन अनसर्टेनिटी इज टर्म्ड एज एरर। ठीक है, तो किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद जो है कोई भी उसमें अनसर्टेनिटी रह जाती है, रह सकती है, तो उसी चीज को हम एरर जो है वो कहते हैं। मतलब हर कोई मेजरमेंट जो है एकदम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर के चांसेस रहते हैं, और उसी उसी अनसर्टेनिटी के जो चांसेस हैं उसी को हम एरर बोलते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें एक और टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स करके। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका केमिस्ट्री में भी अगर आपने उससे पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो उसको कवर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि एक तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उससे नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आपसे मैंने पहले ही कह दिया कि चैप्टर की रीडिंग आप खुद से एक बार करोगे, भले ही ऑनलाइन किसी वेबसाइट से करो या कहीं पर आपको नोट्स मिल जाए उससे करो, या फिर खाली एनसीईआरटी ही रीड आउट कर लो और बाकी उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उन्हें देख लो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने भी 7, 8, 10 पॉइंट्स हैं उनको देख लेना कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे होता है कि दो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो वो सारी चीजें एक बार देख लेना, खुद से पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। उसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, तो वो आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई एरर क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आपके नीट में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन बेसिकली ये 2 साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि आपके मेजरमेंट और एरर से रिलेटेड है। ओके, तो कई बार हम बोलते हैं कि ये डाटा जो है, कोई भी हमारे पास डाटा होता है, मतलब हमने एक ही चीज को 10 बार मेजर करा। ओके, सपोज मेरे पास एक पेंसिल है, उस पेंसिल की लेंथ को मैंने 10 बार मेजर करा, तो 10 बार मेजर मैं करूंगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जो है 10 के 10 टाइम्स जो है उसकी लेंथ सेम आएगी। कभी ना कभी कोई ना कोई उसमें एरर मिलेगा। क्लियर है?
तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उसी से समझा देता हूँ। तो ये लिखा है कंसीडर अनदर एग्जांपल, लेट द टेम्परेचर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर रिपीटेडली मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर बी गिवन एज 10.4 डिग्री सेल्सियस, 10.2 डिग्री सेल्सियस, 10.3, 10.1, 10.2, 10.1, 10.1 फिर 10.1। ठीक है, तो कई बार मेजर करा तो इस तरीके का डेटा आया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितने बार भी करा। हाउएवर इफ द रियल टेम्परेचर इनसाइड द टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, हमने क्या करा, एक थर्मोमीटर लिया, थर्मोमीटर से हम लोग जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये सारी हमको रीडिंग मिल रही है, पहली बार करा तो 10.4 आया, दूसरी बार करा तो 10.2 आया, लेकिन ऐसे करते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो टेम्परेचर, मतलब जो करेक्ट उसकी रीडिंग, उसके अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो वाली जो रीडिंग है वो दिखा रहा है कि इसका टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है। मतलब हम लोगों की जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो डेटा मिला, तो हम बोलते हैं कि वी से दैट द टेम्परेचर इज नॉट एक्यूरेट। ये टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं है जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये 10 के आसपास दे रहा है, लेकिन एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, तो यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस की गड़बड़ी आ रही है, और 1 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि डेटा जो है एक्यूरेट नहीं है, बट सिंस ऑल द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू 10 डिग्री सेल्सियस हेंस इट इज प्रिसाइज। लेकिन ये जो डेटा है ये प्रिसाइज जरूर है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। प्रिसाइज का मतलब ये होता है किसी भी चीज को आप मेजर कर रहे हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर रहे हो, तो जो मेजर्ड वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो अगर खुद के आसपास हैं, मतलब खुद एक दूसरे के क्लोज हैं, तो वो डेटा आप बोलोगे कि वो प्रिसाइज है। लेकिन अगर वो जो आप वैल्यू को मेजर कर रहे हो वो वैल्यू जो है आपके क्लोज है किसके, एक्चुअल वैल्यू के, यानी कि ट्रू वैल्यू की, जो उसकी सच में वैल्यू है, तो आप बोलोगे कि वो डेटा एक्यूरेट है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं कुछ भी बोलूं कि जैसे सपोज पेंसिल की लेंथ है, पेंसिल की लेंथ में बार बार मेजर कर रहा हूं, 10 बार मेजर करी, तो पहली बार सपोज आई मेरे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 7.1 आई, फिर 6.9 आई, फिर 7.1 आई, फिर 7 आई। ठीक है, फिर उसके बाद 7.2 आई, इस तरीके से आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जो उसकी सपोज लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि मेरा डेटा जो है वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब जो मैं मेजर कर रहा हूं वैल्यू वो आसपास आ रही है 7 के, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 7.5 तक वो मेरी वैल्यूज पहुंच ही नहीं रही। किसी भी मेजरमेंट में 7.5 के पास पहुंची नहीं, मतलब ना तो 7.4 हुआ ना 7.6 हुआ, तो उस केस में मेरा डेटा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने लूं, ठीक है, कि पेंसिल वही वाली सेम ली, मैं मेजर कर रहा हूं, तो मेजर करने के बाद जो है क्या है कि जो मैंने मेजर करा तो उसकी जो मतलब एक्चुअल जो लेंथ है वो सपोज 7.5 सेंटीमीटर ही है। लेकिन क्या है कि फर्स्ट टाइम सपोज मैंने मेजर करा तो मेरी 7.4 आई, फिर 7.6 आई, और उसके बाद जो है 7.5 भी आ गई एक बार बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है मेरी क्या बोलते हैं लेंथ, मतलब इसी तरीके से हम मेजर करते जा रहे हैं। तो बस आपको ये चीज समझनी है कि अगर जो वैल्यूज आपकी आसपास आ रही हैं, जो आप मेजर कर रहे हो, वो अगर खुद के आसपास हैं, मतलब एक दूसरे के आसपास ही है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, तो वो वैल्यूज प्रिसाइज है, यानी कि वो डेटा प्रिसाइज है। और अगर साथ साथ वो वैल्यू जो है वो आपके एक्चुअल वैल्यू के पास भी आ जाए, जैसे इस वाले केस में था कि 7.4, 7.5, 7.6, तो हमने बोला कि ट्रू वैल्यू जो वो 7.5 ही है उसकी, तो हम ये बोलते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू के पास ही आपकी वैल्यूज आ रही हैं सारी, तो वो डेटा एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, बाकी विजुअल एग्जांपल वगैरह थे, इसे छोड़ते हैं। अब एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ते हैं कि कौन कौन से एरर होते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड ग्रॉस एरर आर द 3 पॉसिबल एरर। तो 3 टाइप के एरर होते हैं आपके, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और ग्रॉस एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? तो सिस्टमैटिक एरर्स आर रिप्रोड्यूसिबल इनएक्यूरेसीज दैट आर कंसिस्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन। These occur due to प्रॉब्लम दैट परसिस्ट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक ही गलती को हम बार बार अगर करते जा रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जब मेजर कर रहे हैं, तो ये एरर जो है हमारा आता रहता है। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको लिख भी सकते हो आप, क्योंकि कई बार क्या होता है इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो वो किस टाइप का एरर है, सिस्टमैटिक है, रैंडम है, किस टाइप का एरर है। तो ये आप नोट कर लेना एक बार, ठीक है, कि सिस्टमैटिक में कौन कौन से होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो सिस्टमैटिक का पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट प्रॉपरली नहीं किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर उस पर रीडिंग को जो है प्रिंट नहीं किया गया है, तो वो जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर रहेगा। और बार बार जो है जब भी आप
किसी भी चीज को मेजर करोगे, मतलब जो आपका सपोज मेजर करने वाला टूल है उसमें 1 सेंटीमीटर की बजाय जो है 0.9 सेंटीमीटर की रीडिंग को कैलिब्रेट कर रखा है, तो हर बार जब आप रीडिंग लोगे तो उसमें पर सेंटीमीटर आपका 0.1 सेंटीमीटर का जो है लॉस दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर उसमें 0.9 के बराबर है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है इम्परफेक्शन है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, मतलब आप मेजर ही गलत कर रहे हो, आपको करना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने मेजरिंग टेप लिया और लेंथ को मेजर कर रहे हो, और लेकिन आप स्टार्ट जो है वो कहां से कर रहे हो, 1 से कर रहे हो, लेकिन आपको कहां से करना है, 0 से करना है, तो ये गलती हो गई। फिर नेक्स्ट है पर्सनल एरर, ठीक है, तो ये कुछ भी मतलब आप अपने केयरलेसनेस की वजह से कर रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो। सपोज मेजरिंग टेप ले रहे हो तो उसको जो है बिल्कुल टाइट करके नहीं पकड़ रहे हो, उसको लूज कर रखा है बीच में से, तो ये आपका पर्सनल एरर। फिर है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब बाहर कुछ भी है, मतलब गर्मी बहुत पड़ रही है, ये कुछ भी हो गया, ठीक है, तो गर्मी बहुत हो रही है, सपोज आपने जो मेजरिंग टेप ले रखा है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो गर्मी की वजह से हल्का हल्का मेल्ट हो गया, तो उसकी लेंथ और बढ़ गई, ठीक है। या फिर कुछ भी है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का मेजरमेंट ले रहे हो आप, तो जो सप्लाई आ रही है उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो गया, करंट का फ्लक्चुएशन हो गया, तो वो आपका एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से एरर हो गया, ठीक है। फिर है लीस्ट काउंट एरर, तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी डिवाइस के लिए कि वो ऐसा, मतलब एक ऐसा काउंट या ऐसा मेजरमेंट जो वो डिवाइस सबसे छोटा ले सकता है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी एरर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे। अब बात करते हैं रैंडम एरर, और इसे हम चांस एरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर बेसिकली वही है जैसे कि जो हमने अभी पढ़ा था कि एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से जो एरर होता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, ये सब अगर कुछ भी चेंज हो गया जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है उस चीज का कंट्रोल, तो ऐसा कुछ भी अगर चेंज होता है तो फिर आपके मेजरमेंट में एरर आएगा, और उसे हम रैंडम एरर भी बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से, ठीक है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, एक ही चीज होती है। तो इफ एन नंबर ऑफ ट्रायल रीडिंग्स आर टेकन इन एक्सपेरिमेंट एंड द रीडिंग्स आर A1 A2 A3 सो ऑन टिल AN, द अरिथमेटिक मीन इज, मतलब आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें काफी सारी रीडिंग ली, मैंने उसको बोल दिया कि A1 है, ये A2 है, A3 है, जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बोल दिया, ठीक है। तो अगर आपको उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, सारी रीडिंग्स को ऐड करोगे और ऐड करने के बाद उस नंबर से डिवाइड कर दोगे जितनी आपकी रीडिंग है, ठीक है। सपोज पेंसिल की लेंथ थी, मैं मेजर कर रहा हूं, पहले में 7.1 आई, फिर 7.2 आई, फिर 7 आई, फिर 7.1 फिर से आई, तो इन सबको मैं ऐड करता जाऊंगा और जितनी बार मैंने रीडिंग ली उतने नंबर से डिवाइड कर दूंगा। सपोज 10 टाइम्स लिए तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, और फिर जो आपका आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज, ठीक है। और उसके बाद है यूजुअली द अरिथमेटिक मीन इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी की, मतलब किसी भी कोई भी हमने चीज मेजर करी, मेजर करने के बाद जितनी भी रीडिंग आई, रीडिंग का हमने जो है मीन निकाल लिया या अरिथमेटिक मीन निकाल लिया या एवरेज निकाल लिया, तो उसी एवरेज को जो है हम मान लेते हैं कि ये इसकी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि उस एवरेज में हमने क्या करा, कई बार उस चीज को मेजर करा और कई बार उसको मेजर करने के बाद हम लोग क्लोजेस्ट वैल्यू के पास पहुंच जाते हैं अगर हम उसका मीन या फिर एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसलिए आपको मीन जो है वो पता होना चाहिए कि क्यों होता है, और मीन को ही हम क्या कंसीडर करते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, द एरर कॉज ड्यू टू शेयर केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से आपका जो एरर आता है वो आपका ग्रॉस एरर हो गया, ठीक है। जैसे कि रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इन प्रॉपरली, आपने इंस्ट्रूमेंट को सही से सेट नहीं करा और बस आप उसकी रीडिंग लिए जा रहे हो। टेकिंग ऑब्जर्वेशन इन अ रॉन्ग मैनर विदाउट बॉदरिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ एरर इन द प्रिकॉशन, ठीक है। तो बस आप ले रहे हो लेकिन गलत तरीके से रीडिंग ले रहे हो तो आपका जो है एरर आएगा ही आएगा। फिर रिकॉर्डिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, आप वहां पर देख रहे हो कि 21.9 सपोज दिखा रहा है, आप उसको ले रहे हो 22, ओके। फिर यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस तरीके के जो भी होते हैं वो आपके ग्रॉस एरर होते हैं। अब हम अपने आते हैं मेन जो इसके अंदर टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एरर एनालिसिस, यानी कि एरर्स को एनालाइज कैसे किया जाए, ठीक है। एरर होने के बावजूद भी जो हम किसी आउटकम पर कैसे पहुंचेंगे वो हम एरर एनालिसिस में समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है यहाँ पर, वो है आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अभी हमने जो टाइप्स ऑफ एरर पढ़े वो अलग थे, लेकिन ये जो टाइप्स हैं ये आपके एरर एनालिसिस के, कि एरर से मतलब एरर्स तो आ रहे हैं, एरर्स आने के बाद जो है हम एक जो हमें पॉजिटिव एक आउटपुट निकालना है या फिर जो हेल्पफुल आउटपुट निकालना है वो कैसे निकाला जाएगा, तो उन टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला है एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इफ A1 A2 A3 so on
आर द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ एनी क्वांटिटी ए इन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एन टाइम्स एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, किसी भी चीज को मेजर करा, A1 A2 A3 ये इनकी रीडिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन टिल n टाइम्स तक की। ठीक है, और ये है कि जो इसकी क्या बोलते हैं, हमने n टाइम्स करा और जो हमने अरिथमेटिक मीन माना है वो AM मान लिया। ठीक है, तो जो इसका ट्रू वैल्यू है, क्योंकि मैंने बोला था अभी अरिथमेटिक मीन को हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, तो ट्रू वैल्यू या फिर अरिथमेटिक मीन को हमने स्मॉल a से AM से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो मैंने AM का फॉर्मूला बताया था, सारी जितनी मेजरमेंट है A1 A2 A3 इन सबको ऐड कर दो ऊपर और नीचे उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो जितने आपके टोटल मेजरमेंट है। ओके, तो अब अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला देख लो और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो एब्सोल्यूट एरर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डेल ए से होता है। डेल ए या मतलब ए का मतलब क्या है, ए हमारे केस में क्वांटिटी बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे आपको एक ट्राइंगल बनाना होता है छोटा सा जिसे हम डेल बोलते हैं। ठीक है, या डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है, तो डेल ए या डेल्टा ए जो है A1, मतलब आप क्या करोगे, हर एक क्वांटिटी के लिए उसका एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। ठीक है, जैसे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 जितनी भी रीडिंग्स हैं आप उन सब के लिए जो है क्या निकालोगे, क्या चीज निकालोगे आप, एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। ठीक है, तो अगर मुझे डेल्टा A1 निकालना है तो इसमें क्या करूंगा मैं, जो आपका अरिथमेटिक मीन आया है, ये जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जैसे आप ट्रू वैल्यू मानते हो अरिथमेटिक मीन को, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपकी A1 वाली वैल्यू, यानी कि जो पहला वाला आपका मेजरमेंट था, तो वो जो एरर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर में बेसिकली हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, बस इसी चीज का जो है हम लोग मेजरमेंट यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को आप सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो डेल A1 क्या हो जाएगा, A मीन माइनस A1, और यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है आपका बार के अंदर आता है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी आप उसका पॉजिटिव लोगे या मॉड में लेते हैं उसको। ठीक है, तो A मीन माइनस A1 अगर नेगेटिव आ रहा है तो लोगे आप उसको पॉजिटिव ही। क्लियर है, तो इसमें जो है साइड में आप बार लगा सकते हो, मॉड लगा सकते हो। ठीक है, सो दैट ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहे। तो हमें सिर्फ डिफरेंस है मतलब होता है, उसमें साइन का कोई मैटर नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट इसी में है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, आपने सारे A1 A2 A3 जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सभी के क्या करे, एब्सोल्यूट एरर निकाले, फिर उसका मीन निकाल दिया। उसका मीन निकालने का मतलब कि जितने सारे एब्सोल्यूट एरर आए उन सबको ऐड करो और जितने आपके एब्सोल्यूट एरर थे उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, जिसे डेल AM से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में देख लो कुछ नहीं करा है, डेल A1 डेल A2 डेल A3 इन सब के आगे देखो मॉड लगा है, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव अगर आ भी रही होगी तो उसे पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, तो इन सबको ऐड करा और डिवाइडेड बाय n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी थी। तो ये फॉर्मूला आपको सारे नोट करने हैं, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लो, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये अभी हमने निकालना सीखा, और मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है AM, यानी कि जो अभी तक हम लोग अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसका जो रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है टॉपिक क्योंकि वो पढ़ते नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो रिलेटिव एरर ये समझ आ गया, फॉर्मूला अच्छे से देख लो, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए, और अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना, जो आपने रिलेटिव एरर निकाला इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ग्रॉस एरर वगैरह। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है, इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। ठीक है, मतलब एक पेंडुलम लिया, और 11th क्लास में जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी बात नहीं कर रहा जो कोविड के टाइम पे घर थे, लेकिन जो स्कूल गए थे उस टाइम पे भी, तो जो प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है,
तो जिन जिन ने प्रैक्टिकल कर रखा होगा तो उनके पास एक पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल होता है, क्लियर है। तो जिसमें हमें जो है उसका टाइम पीरियड वगैरह ये सब कैलकुलेट करना था। बेसिकली हम उससे स्मॉल जी की वैल्यू निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2π√L/g, वो वाला यूज करते हैं टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट उसको रख के, ठीक है। तो वो वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम लिया तो उसका जो ऑसिलेशन है या जो आपका टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, वो हमने जो है मेजर करा, उसकी जो रीडिंग मिली पहली बार में 2.63 मिली, सेकंड टाइम में 2.56, थर्ड टाइम में 2.42, फोर्थ टाइम में 2.71 और फिफ्थ टाइम में 2.80। ये 5 हमको रीडिंग्स यहाँ पर मिली हैं। अब ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पहली चीज हमको अरिथमेटिक मीन इसका निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, या ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं कि ट्रू वैल्यू इस पीरियड की निकालो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर मेजरमेंट, मतलब A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, जितने भी 5 मेजरमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देना उनका। फिर है रिलेटिव एरर, फिर उन सबका रिलेटिव एरर निकाल देना। फिर है परसेंटेज एरर, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर निकाल देना। तो ये अभी हमने सभी पढ़ लिया था, अब उसी का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला देखो, हमने T1, T2, T3, T4, T5 ये हमने ऑब्जर्वेशन ले ली। A1, A2, A3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ले लें। अब हमें क्या निकालना है, टी मीन निकालना है, यानी कि मीन अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करो और जितने ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड कर दो। तो सभी को ऐड करा और टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर दिया। आंसर आया हमारा 2.62 सेकेंड्स। ये हमारा पहला इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि है मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या फिर इसे हम ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या बताया था, किसका डिफरेंस होता है, एक पर्टिकुलर मेजर वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का या मीन वैल्यू का, ठीक है। तो मीन वैल्यू हम अभी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में 5 दी गई थी, वही करना है। तो डेल T1, डेल T2, डेल T3, डेल T4, डेल T5 इस तरीके से हमने लिख लिया। तो डेल T1 क्या होगा, 2.62 माइनस 2.63 माइनस 0.07, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला है कि हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए होता है, तो माइनस प्लस अगर आ भी रहे तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हर ऑब्जर्वेशन को आप क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन या जो आपका टाइम का जो मीन आया है उसकी वैल्यू में से माइनस करते जाओगे, तो जितना भी डिफरेंस आता रहेगा वो उस पर्टिकुलर वैल्यू का क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। फिर नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने क्या बोला था, जितने एब्सोल्यूट एरर आए हैं सभी वैल्यूज के, उन सभी को क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे। तो आपने क्या करा, 0.01, देखो ऊपर माइनस थे यहाँ पर लेकिन प्लस लिया है, तो मैंने बोला कि साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो 0.01 हो गया, फिर 0.06 हो गया, 0.20 हो गया, 0.09 हो गया, 0.18 हो गया। इन सभी को ऐड करा, 5 से डिवाइड करा, जो आंसर आएगा, आपका आंसर आया 0.11 सेकंड। तो ये आपका क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, आपके अरिथमेटिक मीन से डिवाइड कर देते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हमारे पास 0.11 आया, और अरिथमेटिक मीन हमने फर्स्ट वाले में कैलकुलेट करा था 2.62। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.0419, या फिर इसको राउंड ऑफ करके 0.04 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव एरर का आंसर हो गया। अब परसेंटेज एरर मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज एरर आपका होता है, जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज एरर रहेगा। तो 0.04 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो 4% जो है ये आपका परसेंटेज एरर आ गया। परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है आंसर में, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन इसने पूछा था, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। तो वही करा है 6th वाला कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 2.62। 2.62 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2.62 जो आई है ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू थी, जिसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू लिखी हमने 2.62 प्लस माइनस 4%। प्लस माइनस 4% क्यों लिखा, क्योंकि 4% हमारा परसेंटेज एरर है, और इसी तरीके से इसकी नोटेशन होती है, या इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो 4% का एरर रहेगा, या तो प्लस साइड पे रहेगा या माइनस साइड पे रहेगा, किसी भी साइड पे रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और आई होप आपको सारे पॉइंट्स भी क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2.62 प्लस माइनस 4%, ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो गया, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब है एरर्स इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। अब मान लो हम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग एरर का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से करते हैं वो देख लो। तो लेट डेल ए एंड डेल बी द एब्सोल्यूट एरर इन द टू क्वांटिटीज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अभी हम लोग एब्सोल्यूट एरर पढ़ के आए, क्या होता है, अरिथमेटिक मीन से जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एब्सोल्यूट एरर मिलता है। तो डेल ए और डेल बी जो है हमारे एब्सोल्यूट एरर है दो क्वांटिटी में, ए और बी में। ए का एब्सोल्यूट एरर डेल ए है और बी का एब्सोल्यूट एरर डेल बी है।
उसके बाद मीजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो मीजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल ए, यानी कि जो हमने मेजर करी है वैल्यू ए की उसमें प्लस माइनस आपका डेल ए रहा होगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसी तरीके से मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी जो है वो आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी हमको लेनी होती है, क्लियर है। अब हमने बोला कि ए और बी का जो सम है उसे हमने जेड के बराबर कंसीडर कर लिया, तो अभी इसका जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो दोनों साइड सेम प्रोसेस लगाना है, तो z प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। ये देख सकते हो बॉक्स के अंदर जो लिखा है, कुछ नहीं करा, लेफ्ट साइड में z और राइट साइड में a प्लस बी, उनका जितना भी एरर है एब्सोल्यूट एरर है उसको हमने प्लस माइनस कर दिया, बस और कुछ नहीं करा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने क्या करा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए और b को हम साथ में ले लेंगे और प्लस माइनस बीच में आ जाएगा और डेल ए और डेल बी एक साथ आ जाएंगे, क्लियर है। अब a प्लस बी क्या है, z के बराबर है, तो z ये लिख दिया, a प्लस बी को हमने z के बराबर लिख दिया, प्लस माइनस डेल ए डेल बी हो गया। अब क्या होगा कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो z प्लस माइनस डेल z था और राइट साइड में z प्लस माइनस डेल ए डेल बी था, तो z से z कैंसिल हो गया, ठीक है। और डेल z की वैल्यू कितनी आ गई, डेल ए प्लस डेल बी, यानी कि अगर सपोज a क्वांटिटी में डेल ए के बराबर एब्सोल्यूट एरर है और b क्वांटिटी में आपका डेल बी के बराबर क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर है, तो जो इन दोनों का सम होगा जो कि a प्लस बी के बराबर होगा, तो वो सम के अंदर मतलब z जो सम आया है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर होगा डेल ए प्लस डेल बी। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई इतना बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरीके से एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी है, तो देखो जब आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस के केस में भी आपका जो एरर होगा वो यहाँ पर डेल ए प्लस डेल बी ही रहेगा, बस इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसा मत सोचना कि डिफरेंस के केस में हम लोग डेल ए माइनस डेल बी कर देंगे, वो भी डेल ए प्लस डेल बी ही रहता है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, आपने ए और बी दो क्वांटिटी ली, उसका प्रोडक्ट हमने ले लिया z इज इक्वल टू ए इंटू बी या ए बी, ठीक है। तो इसका जो वो रहेगा क्या बोलते हैं, द एरर डेल्टा z इन z इज गिवन बाय z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बी यानी कि दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना, ओके। अब इसको क्या करा हमने, डिवाइडिंग LHS बाय Z एंड RHS बाय AB वी गेट, तो हमने क्या करा LHS को लेफ्ट साइड में Z से डिवाइड कर दिया और RHS को हमने AB से डिवाइड कर दिया, तो हमको ये मिलता है 1 प्लस माइनस डेल्टा Z। इसका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर आप देख लो, ये नीचे लिखा हुआ, ये वाला ही फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, डेल Z बाई Z इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है हमने जो है क्या करा, डेल ए बाई ए और जो डेल बी बाई बी है ये स्मॉल क्वांटिटी से, तो इनको जो हमने इग्नोर कर दिया, क्लियर है। तो इसको हमने इग्नोर कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई होते तो ये और छोटे हो जाएंगे, तो मैक्स जो हमारा फ्रैक्शनल एरर आएगा z के अंदर वो ये होगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्लियर है। और उसके बाद जो है डिवीजन और क्वोशंट, इसका आंसर भी सेम आएगा, तो डिवीजन और क्वोशंट के केस में ये वाला करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, डेल z इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में प्लस वाला हो जाएगा, और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के केस में ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो 1.6 नंबर इक्वेशन लिखी है। अब पावर के केस में भी देख लो, लेकिन पावर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, तो पावर के केस में 1.7 वाली जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, डेल z बाई जेड इज इक्वल टू एन इंटू डेल ए बाई ए, एन क्या आपकी पावर होती है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू रेजिस्टेंसेस R1 जो कि आपका 100 प्लस माइनस 3 ओम, फिर है R2 150 प्लस माइनस 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए, किसी भी दो रेजिस्टर्स को हम क्या करते हैं सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है R1 प्लस R2, और पैरेलल के केस में क्या होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो अभी सीरीज की बात हो रही है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब R1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू दी है, आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट तो हमें पता चल गया 150 है, लेकिन साथ में क्या है आपको एरर भी दिया गया है, R1 में कितने का एरर है प्लस माइनस 3 का, R2 में कितने का एरर है प्लस माइनस 2 का। तो अभी हम लोग पढ़ के आए, अगर हमें इक्विवेलेंट में एडिशन के इक्विवेलेंट में निकालना है, डेल z निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा
कैसे निकालते हैं, डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर डेल ए की वैल्यू 3 है और डेल बी की वैल्यू जो है 2 है, तो 3 और 2 को हमने ऐड कर दिया, 5 आ गया। तो करेक्ट जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो कितना हो जाएगा, 250 प्लस माइनस 5 ओम। कितना ईजी सा था, ठीक है, वहां देख के बस डर लग रहा था आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 वाला, तो भी ये भी सेम ही चीज है, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। तो डिफरेंस के केस में भी मैंने आपको बोला था क्या होता है, जो आपका एरर वाला पार्ट होता है डेल ए और डेल बी उनको ऐड ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो T1 और T2 टेम्परेचर में जो आपका एरर वाला पार्ट है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस है प्लस माइनस का, और इसका जो आंसर आया है T का वो प्लस माइनस 1 आया, यानी कि हमने 0.5 दोनों को प्लस कर दिया जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। बाकी 20 और जो 50 है वो आपका माइनस होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका टोटल आएगा Z वो आपका A माइनस बी रहेगा या B माइनस ए रहेगा, क्लियर है। तो 50 में से 20 को माइनस करें तो कितना आ गया 30। बाकी जो एरर वाला पार्ट है वो हमेशा ऐड ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई वाला सीखते हैं कि मल्टीप्लाई वाले में कैसे करेंगे। तो देखो लेंथ और ब्रेथ दी है रेक्टेंगल के 5.7 प्लस माइनस 0.1 ये आपकी लेंथ है, और जो आपका ब्रेथ है वो 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। तो एरर लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है इसका एरिया पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो लेंथ लिख दी, ब्रेथ लिख दिया। अब एरिया जो है वो क्या होगा आपका A प्लस माइनस डेल्टा है, तो डेल्टा ए जो है वो अभी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो एरिया A जो है वो आपका L इंटू बी हो गया, यानी कि 5.7 इंटू 3.4 इज इक्वल टू 9.38, जो कि 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो अभी हमने ये वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला डेल z बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी बाई बी, यही फॉर्मूला अभी हमको यहाँ पर निकालना है डेल z कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, हमें एरिया के अंदर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो जिसे हमने डेल्टा ए मान लिया। तो देखो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये एल और बी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, और लेंथ और ब्रेथ आपकी वही क्वांटिटीज होती है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू निकालेंगे, ए जो है ऊपर इनके साथ में मल्टीप्लाई में चला गया। अब डेल एल की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दी है 0.1 सेंटीमीटर, डेल बी की वैल्यू दी है हमें 0.2 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू हमें पता है 5.7 है, और आपकी जो बी की वैल्यू है वो 3.4 है, और आपका जो ए है जो अभी हमने एरिया कैलकुलेट करा है मल्टीप्लाई करके वो आपका 19.4 है। ये जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा ए की वैल्यू आपको मिलती है 1.5, और आंसर में हमें इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देना होगा, क्या, एरिया इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा है। तो डेल्टा ए की भी वैल्यू हमें मिल गई और आपकी ए की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई वाला केस करना होगा। अब क्वोशिएंट वाला देख लेते हैं, यानी कि डिवीजन वाला कैसे करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो देखो वोल्टेज दिया है आपको एक वायर के अक्रॉस जो कि 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है, और करंट दिया है उसमें कितना 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ओम्स लॉ का आपको फॉर्मूला पता होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, तो उसमें अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिक करंट जो है V बाई आई इज इक्वल टू R होता है, तो वोल्टेज बाय करंट जो है ये हमारा डिवीजन वाला बन जाएगा, तो वही करेंगे। तो R इज इक्वल टू V बाई आई बन गया, ठीक है। अब देखो वोल्टेज इसमें 100 दिया था और करंट कितना दिया था, 10 दिया था, जो हमारी एक्यूरेट वाली वैल्यू, एरर की बात नहीं कर रहे। तो R हमारा कितना हो गया, 10 ओम के बराबर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसी रेजिस्टेंस के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालना है जो कि डेल R के बराबर है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, क्या, डेल R बाई आर इज इक्वल टू डेल वी बाई वी प्लस डेल आई अपॉन आई। ये हमें मैंने बता दिया, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। कहाँ था, ये वाला, डेल z बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी बाई बी, ठीक है। ये हो गया। तो इससे डेल आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, आर को मैंने उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, जो भी वैल्यू है देखो, डेल वी की क्या थी 5 थी, वी की कितनी 100 है, डेल आई की 0.2 है, और आई की 10 है, और आर की अभी हमने कैलकुलेट करी 10 है। तो इससे सॉल्व जब आप करोगे तो आपका जो डेल आर है, जो एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस है वो 0.7 आ जाएगा, और रेजिस्टेंस हमें एक्यूरेट अगर लिखना है रिप्रेजेंटेशन इसकी, तो आपका आर प्लस माइनस डेल आर हो जाएगा। तो आर आपका 10 था, प्लस माइनस डेल आर 0.7 है, इतने ओम के बराबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब मल्टीप्लाई का एक केस दे रखा है, वो भी देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला भी समझा दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, मैंने बोला था पावर्स जो होती हैं वो आपकी आपस की, सॉरी मल्टीप्लाई गलत बोल रहा हूँ मैं, पावर वाला केस है, ठीक है। तो पावर के केस में मैंने आपको दिखाया था, पावर जो होता है वो आगे आके क्या होता है, मल्टीप्लाई में लग जाती है। तो ये देख लो एक बार पावर वाला फॉर्मूला,
ठीक है, ये देखो 1.7 इक्वेशन जो थी डेल जेड बाई जेड जो होता है वो आपकी n इंटू डेल ए बाई ए हो जाता है। क्लियर है? तो अब इसका क्वेश्चन देख लो एक बार कैसे होगा। एक फिजिकल क्वांटिटी है x जिसको हमने x इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी लिखा है। इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद नीट में भी पूछा गया एक बार, ठीक है। तो इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर 4%, 2%, 3% एंड 1% रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ x। ठीक है, तो देखो क्या है, आपकी चार क्वांटिटीज हैं ए बी सी डी, जिसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी रूट डी, और इसके पर्टिकुलर जितने भी इनके मेजरमेंट एरर हैं वो दे रखे हैं 4%, 2%, 3% और 1%। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्स की कैलकुलेशन में कितने एरर होगा। ठीक है, तो देखो परसेंटेज एरर जो है एक्स में वो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, और उसके बाद मैंने बोला था पावर जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में आती है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इसने बोला परसेंटेज एरर हमको निकालना है, तो परसेंटेज एरर मैंने आपको बताया था क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100%। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है उसको हम लोग मीन से डिवाइड करते हैं, वो आपका क्या बनता है, रिलेटिव एरर। तो उसी को हमने जो है डेल एक्स बाई एक्स लिखा, डेल एक्स क्या आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, और जो एक्स है वो है आपका क्या, मीन एरर, मतलब मीन। ठीक है, और उसी तरीके से डेल ए बाई ए क्या है, डेल ए में आपका डेल ए जो है वो आपका क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ए क्या होगा आपका अरिथमेटिक मीन, या फिर जो है आपका ट्रू वैल्यू। ठीक है, और इसी तरीके से बी के लिए, इसी तरीके से सी के लिए, इसी तरीके से डी के लिए। तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल ए बाई ए इंटू 100, और इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ए की पावर 2 है। उसी तरीके से डेल बी बाई बी इंटू 100, इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि इसकी पावर बी की 3 है। सी के साथ जो है कोई भी पावर नहीं है इसलिए वो 1 रहा, डेल सी बाई सी इंटू 100, प्लस डी के ऊपर कितनी पावर है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल डी बाई डी इंटू 100 को। ठीक है, उसके बाद देखो डेल ए बाई ए, ठीक है, तो डेल ए बाई ए की जो वैल्यू है आपकी, सॉरी डेल ए बाई ए इंटू 100, क्योंकि देखो ये आपको क्या दे रखा था, जो 4% है, 2% है, 3% है, ये आपके परसेंटेज एरर है। तो डेल ए बाई ए इंटू 100 बेसिकली परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो डेल ए बाई ए इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 4% के बराबर हो गया, तो 2 इंटू 4 लिख दिया, उसी तरीके से प्लस 3 इंटू 2% प्लस 1 इंटू 3% प्लस हाफ इंटू 1%। टोटल आज जब आप करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स में जो एरर आएगा वो 17.5% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। तो मैंने देखो सारे एरर्स अच्छे से समझा दिए, हर एक का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को प्लीज़ लिख लिया है तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, नहीं लिखा है तो दोबारा वीडियो देख के एक बार ज़रूर लिख लेना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई, सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए डालता रहूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कोई डाउट हो या फिर कुछ गलती लगती है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।